यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। अगले दिन समर और रिंकू हमेशा की तरह पार्किंग लॉट में खड़े अनन्या और यामिनी का वेट कर रहे होते हैं। रिंकू हमेशा की तरह समर को अपनी बातों से बोर कर रहा था और समर उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ भी रहा था। तभी वहां अनन्या और यामिनी आ जाते हैं। समर का ध्यान अपने फ़ोन की स्क्रीन पर था। वो उन दोनों पर एक नज़र डालता है तो देखता ही रह जाता है। वो दोनों ही आज हमेशा से कुछ अलग लग रहे थे। दोनों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। समर को कुछ समझ में तो नहीं आता पर वो ज़्यादा ध्यान ना देते हुए गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। इस पर उन दोनों लड़कियों का मुंह बन जाता है। वो दोनों आज समर को इम्प्रेस करने के लिए ही सज धज कर आए थे। यहाँ तक कि अनन्या जो कभी मेकअप नहीं लगती थी उसने भी आज थोड़ा सा लाइट मेकअप अपने चेहरे पर लगाया था। अनन्या ने नोटिस किया कि समर ने उसके चेहरे पर मुश्किल से कुछ सेकंडों तक ही के लिए देखा था। उसने अपने आप को आईने में देखा था। वो आज नॉर्मल दिनों से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई लड़का उसे देखता तो देखता ही रह जाता। पर अनन्या को ये याद आता है कि समर दूसरे लड़कों जैसा नहीं है। वो समझ गई थी कि वो समर का दिल अपनी खूबसूरती से तो नहीं जीत सकती थी। उसने फैसला किया था कि जब समर भी उससे प्यार करने लगेगा और उससे अपने प्यार का इजहार करेगा तभी वो अपने पापा से उसकी और समर की बात करेगी। शेखावत इंडस्ट्रीज सीईओ ऑफिस। शिशिर जी हमेशा की तरह अपना काम कर रहे थे। किशन उनके पास खड़ा उन्हें कुछ समझा रहा था। तभी उनके रूम का दरवाज़ा नॉक होता है। शिशिर जी बिना अपनी नज़र लैपटॉप स्क्रीन से हटाए बाहर वाले इंसान को कम इन कहकर अंदर आने की इजाज़त देते हैं। ये कोई और नहीं शिशिर जी की सिक्योरिटी टीम का हेड जितेश था। जितेश को वहां देखकर शिशिर जी उस पर एक नज़र डालकर फिर से अपना काम करने लगते हैं और बिना उसकी तरफ देखे कहते हैं, क्या हुआ जितेश, आज यहाँ कैसे आना हुआ। जितेश अपने सामने खड़े किशन को देखकर अपनी बात कहने से थोड़ा हिचकिचाता है। वो अटकती हुई आवाज़ में कहता है, वो सर वो मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी। शिशिर जी उस पर एक नज़र डालकर बेफिक्री से कहते हैं, हाँ तो करो अपनी बात, मैं यही बैठा हूँ और तुम्हें अच्छे से सुन सकता हूँ। जितेश अब भी हिचकिचा रहा था अपनी बात कहने से क्योंकि वो शिशिर जी को कुछ ऐसा बताना चाहता था जो किशन या किसी और को नहीं पता चलना चाहिए था। इसलिए वो कहता है, आओ सर मुझे आपसे बात अकेले में करनी है। इस बात पर किशन और शिशिर जी दोनों उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। किशन शिशिर जी का बहुत ही पुराना और भरोसेमंद आदमी था। शिशिर जी के बारे में शायद ही ऐसी कोई बात होगी जो उसे पता नहीं होगी। फिर भी शिशिर जी जितेश की बात समझते हुए किशन को सिर्फ एक नज़र देखते हैं तो किशन उनका इशारा समझ जाता है। वो जल्दी से अपनी फाइल्स वहां से समेटकर जितेश को एक लुक देकर वहां से चला जाता है। वो जाते वक्त यही सोच रहा था कि ऐसी कौन सी बात है जो जितेश उसके सामने नहीं कह सकता था। आखिरकार वो भी तो शिशिर जी का वफादार ही है। किशन के वहां से जाने के बाद शिशिर जी जितेश की तरफ देखकर कहते हैं, अब बोलोगे भी क्या बात है, मैंने तुम्हारे कहने पर किशन को भी बाहर जाने के लिए कह दिया। जितेश अपनी बात कहना शुरू करता है, सर उस आदमी ने अपना मुंह खोल दिया है, उसने अपना नाम कुंदन बताया है। शिशिर की उंगलियां जो लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाती है। फिर कुछ सोचने के बाद उनकी उंगलियां फिर से कीबोर्ड पर चलने लगती है। वो अब भी बिना जितेश की तरफ देखकर कहते हैं, हाँ तो क्या बताया उसने, किसने अपॉइंट किया था उसे। जितेश एक गहरी सांस लेकर कहता है, सर वो उसके बॉस हितेश को अनन्या मैडम को मारने के लिए आपके। आगे की बात कहने से पहले जितेश एक पाउज लेता। वो शिशिर जी को ये बात बताने में हिचकिचा रहा था पर उसे पता था उसे ये बात उन्हें बतानी ही होगी। हम कहने लगता है, वो कह रहा है कि उसे आपके बेटे ऋषभ ने अपॉइंट किया था अनन्या मैडम को मारने के लिए। आपके बेटे ऋषभ और रेणुका मैडम ने अपॉइंट किया था। शिशिर जी ने जैसे उसकी ये बात सुनी उनके हाथ जो कीबोर्ड पे चल रहे थे वो रुक जाते हैं। वो जितेश की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। वो इतने गुस्से में थे कि उनके माथे की नसें तक दिखाई दे रही।
दरअसल कुंदन कोई और नहीं हितेश की गैंग का एक मेंबर था, जो उस दिन अपने 3 साथियों के साथ अनन्या को मारने के लिए आया था, पर समर ने उन चारों को ठिकाने लगा दिया था। उसके 3 साथियों ने तो अपना दम तोड़ दिया था, पर वो जिंदा था और उसका इलाज 2 महीनों से शिशिर जी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा था। उसे कुछ दिनों पहले ही होश आया था, पर उसने अपना मुंह खोलने से साफ साफ इनकार कर दिया था, पर आज फाइनली जाकर उसने अपना मुंह खोल दिया था। और रही बात किशन की, तो जितेश ने किशन को बाहर जाने के लिए इसलिए कहा था कि वो रेणुका का भाई था और वो उसके सामने उसकी बहन के बारे में ये कड़वी सच्चाई नहीं लाना चाहता था। शिशिर जी उसकी ये बात सुनकर अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। वो अपने दांत पीसते हुए कहते हैं, क्या उन दोनों माँ बेटे की इतनी हिम्मत? उनकी ऐसी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए तो जितेश भी घबरा जाता है। शिशिर जी की सांसें इस वक्त काफ़ी तेज चल रही थी। हालांकि शिशिर जी को ये जानकर कोई खास हैरानी नहीं हुई थी। वो रेणुका और ऋषभ के इरादों से पहले से ही वाकिफ थे। उन्हें पता था कि वो दोनों अनन्या के हिस्से की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उसे अपने रास्ते से किसी तरह हटाने की साजिश करते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि वो दोनों अनन्या की जान लेने की भी कोशिश कर सकते हैं। उन दोनों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं उन दोनों को। शिशिर जी अभी ये कह ही रहे थे कि उन्हें कुछ याद आता है। उस दिन वो रिपोर्ट्स जो हॉस्पिटल से आई थी, उसमें लिखा एक एक शब्द उनकी आंखों के सामने घूमने लगता है। उसे याद करते ही उनकी आंखें डबडबा जाती है, उनकी दोनों मुट्ठियां गुस्से में कस जाती है और उनकी सांसें तेज हो जाती है। इस वक्त वो अपने आप को काफ़ी लाचार महसूस कर रहे थे। जितेश उनकी हालत खराब होती देख आगे बढ़कर कहता है, सर आप ठीक है? इससे पहले कि वो और आगे बढ़ पाता, शिशिर जी उसे अपने हाथ से वही रुकने का इशारा करते हैं और अपनी बढ़ती हुई सांसों पर काबू पाते हुए कहते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। और फिर वो अपनी कुर्सी पर फिर से बैठ जाते हैं। वो एक गहरी सांस लेते हैं और अपने सामने रखे ग्लास से पानी पी लेते हैं। जितेश उन्हें नॉर्मल होता देख कहता है, सर तो आगे क्या करना है? शिशिर लैपटॉप पर अपना काम फिर से शुरू कर देते हैं। वो उसे बिना देखे कहते हैं, फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, कल अनन्या की माँ की बरसी है। मैं अभी घर में कोई तमाशा नहीं चाहता, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन दोनों को उनके किए की सज़ा भी नहीं मिलेगी। मैं खुद उन्हें इस चीज़ की सज़ा दूंगा। फिलहाल के लिए तुम बस इतना समझो कि अभी इसका सही टाइम नहीं है। अभी के लिए तुम बस अनन्या की सिक्योरिटी बढ़ा दो। फिर वो एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, तुम अब जा सकते हो। जितेश उनकी बात सुनकर वहां से सर हिलाकर जाने लगता है, तो शिशिर जी की आवाज़ उसके कानों में सुनाई देती है, और हाँ, जितेश पीछे मुड़ता है। इस बात का ध्यान रखना कि उन दोनों माँ बेटे को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं उनकी सच्चाई जानता हूँ। जितेश हाँ में सर मिलाते हुए वहां से चला जाता है। उसे ये बात काफ़ी अजीब लगी थी कि शिशिर जी ने ये जानने के बावजूद कि उनकी बेटी अनन्या को किसी ने मारने की कोशिश की थी, उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आज से पहले जब भी किसी ने अनन्या के ऊपर उंगली राम भी उठाई होती, तो वो उसे शहर से गायब करवा देते थे। जितेश के वहां से जाने के बाद शिशिर जी अपने टेबल के ड्रावर से एक दवाई का पैकेट बाहर निकालते हैं और उसमें से एक टैबलेट पानी के साथ ले लेते हैं। उनके मन में इस वक्त काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। अगले दिन आज अनन्या की मां लीला की बरसी थी। सुबह का वक्त था। शिशिर जी अपने कमरे में अनन्या की मां की फ़ोटो अपने हाथ में लिए उससे कुछ बात कर रहे थे। इस वक्त उनकी आंखें नम थी, वो कह रहे थे, लीला तुम मुझे और अनन्या को छोड़कर ऐसे कैसे चली गई? तुमने एक बार भी नहीं सोचा? तुमने हमारे बारे में एक बार मुझे खुद को एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया। चलो तुम मुझसे नाराज़ थी तो मुझे जो चाहे वो सज़ा देती, पर अनन्या हमारी बेटी, उसका क्या कसूर था इन सब में? उसे किस चीज़ की सज़ा दी तुमने? बचपन से लेकर आज तक वो माँ के प्यार के लिए तड़पती आई है। कुछ और देर अनन्या की मां की तस्वीर से बात करने के बाद शिशिर जी उसे उसकी जगह पर लगाकर तैयार होने के लिए चले जाते हैं। आज अनन्या की मां की बरसी थी, जिसकी पूजा के लिए वो अनन्या के साथ मंदिर जाने वाले थे। अनन्या के कमरे में अनन्या भी आज सुबह से उदास थी। उसे भी अपनी मां की याद आ रही थी। अनन्या ने तो अपनी मां के साथ ज़्यादा वक्त भी नहीं बिताया था। वो सिर्फ 1.5 साल की थी जब लीला उसे और शिशिर जी छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। यामिनी उसका लटका हुआ चेहरा देख रही थी। वो उसके करीब आती है और उसके हाथ पे हाथ रख कर कहती है,
अनन्या, मुझे पता है तू क्यों उदास है, पर देखना, सबको कभी ना कभी तो इस दुनिया से जाना ही होता है। अब मेरे मम्मा डैडी भी तो इस दुनिया में नहीं है, पर मैं जी रही हूँ ना उनकी यादों के सहारे। अनन्या ये सुनकर उसकी आंखों में अपनी खाली आंखों से देखने लगती है। यामिनी पलक झपकाकर हाँ में इशारा करती है और कहती है, हाँ आंटी, जहाँ भी होगी तुझे देख रही होगी, मेरा यकीन मान, वो तुझसे बहुत प्यार करती है। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, हमें मंदिर भी तो जाना है। अनन्या उसकी बातें सुनकर पहले से कुछ बेहतर महसूस करने लगती है। तकरीबन 1 घंटे बाद शिशिर जी यामिनी और अनन्या के साथ डाइनिंग हॉल में नाश्ता कर रहे थे। रेणुका और ऋषभ इस वक्त पैलेस में नहीं थे। उन्हें शिशिर जी ने किसी बहाने से आज के दिन के लिए बाहर भेज दिया था। नाश्ता करते हुए कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। शिशिर जी अनन्या के एक्सप्रेशंस गौर से देख रहे थे। उसका चेहरा जो रोज चांद की तरह चमकता, आज कुछ मुरझाया हुआ था। नाश्ता पूरा होने के बाद वो लोग वहां से मंदिर जाने के लिए उठते हैं तो शिशिर जी यामिनी से हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, यामिनी बेटा, तुम जाकर पार्किंग लॉट में हमारा वेट करो, मुझे अनन्या से अकेले में कुछ बात करनी है। यामिनी उनकी बता सुनकर अनन्या को एक नज़र देखती है तो अनन्या उसे आंखों की पलकों से जाने का इशारा करती है तो वो वहां से चली जाती है। यामिनी के जाने के बाद अनन्या अपना सर झुकाकर शिशिर जी से कहती है, जी पापा, आप क्या कहना चाहते थे हमसे? शिशिर जी उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हैं तो वो देखते हैं अनन्या की खूबसूरत आंखें नम थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर शिशिर जी को अपने दिल में एक तेज दर्द का एहसास होता है। वो उसे गले लगा लेते हैं, अपने पिता के सीने से लगकर अनन्या भी अपने आप पे से काबू खो देती है। वो उसकी आंखों में बचे हुए आंसू उनके सीने पर बहा देती है। शिशिर जी रूंधे गले से कहते हैं, अपने पापा को माफ़ कर दो अनन्या, मेरी एक गलती की वजह से तुमने अपनी माँ को इतनी कम उम्र में खो दिया, और वो भी उस उम्र में जिस उम्र में हर बच्चे को अपनी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ देर अपने पापा के गले लगे रहने के बाद अनन्या उनसे अलग होकर कहती है, नहीं पापा, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए, आपने तो बचपन से ही हमें माता पिता दोनों का प्यार दिया है। पता है पापा, आपको बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि हमें माँ की याद आई हो। शिशिर जी अनन्या के आंसू साफ करके मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं चला कि कब हमारी गुड़िया इतनी बड़ी और समझदार हो गई। ये कहते हुए उनकी आंखें भी हल्की नम थी। चलो अब हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। अनन्या हाँ में सर मिलाती है तो वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वही कुछ देर बाद अनन्या उसके पापा के साथ पार्किंग लॉट में पहुंच जाती है। वो देखती है यामिनी, समर और रिंकू गाड़ी के पास खड़े हैं। यामिनी समर से कुछ कह रही थी पर समर उसकी बातों में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। वो गाड़ी से टेक लगा अपने दोनों हाथ आपस में बांधे खड़ा था। उसने आज एक ब्लैक कलर का ब्लेजर पहना था जिसमें वो कहर ढा रहा था। एक सेकंड के लिए तो अनन्या उसे देखते ही रह गई, पर जल्द ही उसे ये एहसास होता है कि इस वक्त उसके पापा भी उसके साथ है तो वो अपना सर झटक कर किसी तरह अपना ध्यान उससे हटा लेती है। कुछ देर बाद शिशिर जी और अनन्या गाड़ी के पास आ जाते हैं। उन्हें देखकर समर ठीक से खड़ा होता है और अपना ब्लेजर एडजस्ट करने लगता है। शिशिर जी उसे देखकर हमें इशारा करते हैं। आज वो सब एक ही गाड़ी में मंदिर जाने वाले थे। सब गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। शिशिर जी के गार्ड्स की गाड़ियां भी उन्हें फॉलो करने लगती है। गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा था, कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा था। शिशिर जी अपने फोन में कुछ देख रहे थे, तभी उनकी नज़र अपने पास बैठी अनन्या पर जाती है जिसका मुंह अभी भी थोड़ा लटका हुआ था। शिशिर जी उसे यूं उदास देख उसका सर अपने एक हाथ से अपने कंधे पर रख लेते देते हैं। अनन्या उनके इस एक्शन पर उन्हें देखने लगती है तो वो उसके माथे पर एक धीरे से चूम लेते हैं। अनन्या उनके कंधे पर ही अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। यामिनी उन्हें यूं देखकर हल्का मुस्कुराती है। थोड़ी देर और उनकी गाड़ी चलती है तो इस बार समर का फोन रिंग करने लगता है। समर जो कि गाड़ी की पैसेंजर सीट पर रिंकू के साथ बैठा अपने एक हाथ पे अपना सर टिकाए कुछ सोच रहा था, उसका ध्यान टूट जाता है। वो अपना फोन पिक करता है। फोन समर के खास दोस्त और एक काफी काबिल डॉक्टर दिनेश कपाड़िया का था। ये वही डॉक्टर दिनेश थे जिन्होंने समर की जान 6 साल पहले बचाई थी। समर फोन पिक करता है तो उसे दूसरी तरफ से डॉक्टर दिनेश की आवाज़ सुनाई देती है। अरे भाई समर, कैसे हो? क्या बात है? कोई फ़ोन वोन नहीं, कोई खैर खबर नहीं? अरे भाई, भूल गए क्या हमें?
समर हल्का मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। अनन्या जो कि अपनी आंखें बंद किए अपने पापा के कंधे पर सर रखकर रिलैक्स हो रही थी, समर के मुंह से ये आखिरी बात की, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, सुनकर उसकी आंखें अपने आप खुल जाती है उसके और यामिनी दोनों के कान खड़े हो जाते हैं। दिनेश आगे कहता है, हाँ तो फिर कितने दिन हो गए भाई, ना तो तुम्हारा कोई फ़ोन है ना मैसेज, भला ऐसी भी कौन सी ड्यूटी कर रहे हो तुम कि तुम्हारे पास दोस्तों को फ़ोन करने का भी टाइम नहीं है। समर अक्सर हॉस्पिटल जाया करता था अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए, इसी बीच उसकी डॉक्टर दिनेश से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। समर हल्का हंसकर धीमी आवाज में कहता है, नहीं वैसी कोई बात नहीं है, तुम बताओ आज अचानक कैसे फ़ोन किया। दिनेश कहता है, समर मैंने तुम्हें ये याद दिलाने के लिए फ़ोन किया है कि 4 महीने से मैंने तुम्हारा कोई रूटीन चेकअप नहीं किया है। शेड्यूल के हिसाब से मुझे हर 3 महीने में तुम्हारा चेकअप करना होता है, पर तुम तो फ़िलहाल यहाँ हो ही नहीं, क्या तुम 1-2 दिन के लिए आ सकते हो यहाँ। समर के ब्रेन में अब भी काफ़ी सारी इंजरीज थी, वो अब भी पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं था, उसे ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन स्ट्रोक या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने के पूरे चांसेस थे, इसलिए उसे समय समय पर अपना रेगुलर चेकअप करवाना पड़ता था। पर समर को जयपुर आए हुए अब 4 महीने से ज़्यादा हो गए थे और उसने अपना चेकअप नहीं करवाया था। समर कुछ सोच कर कहता है, नहीं फ़िलहाल तो मैं वहाँ नहीं आ सकता, क्या मैं यहाँ जयपुर में ही ये नहीं करा सकता। दिनेश उसकी बात सुनकर कुछ सोच कर कहता है, ओके तो फिर मेरा एक दोस्त है सुधीर दुग्गल, वो भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसका वहाँ जयपुर में बहुत नाम है, मैं तुम्हें उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर मैसेज कर देता हूँ, तुम उसके पास जाकर अपना चेकअप करवा लो, मैं उससे चेकअप की सारी डिटेल्स बाद में ले लूँगा। समर हाँ में सर मिलाकर कहता है, ठीक है। दिनेश उसकी बात सुनकर नकली गुस्सा दिखाते हुए कहता है, अरे क्या ठीक है, तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते समर, विच इस वेरी बैड, अरे ऊपर वाले ने तुम्हें इतने बड़े हादसे से बचाया है और ये नई जिंदगी दी है तो इसकी कदर करो यार। समर उसकी बात समझते हुए कहता है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं इस चीज़ का ख्याल रखूंगा। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ आज के आज जाकर अपना चेकअप करवाओ, वरना मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगा कि तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते, दिनेश सख्त लहजे में कहता है। समर कहता है, अच्छा ओके ओके मैं चला जाऊंगा, अब तुम फ़ोन रखो, बाय। ये कहकर समर फ़ोन कट कर देता है। अनन्या जो कि बड़े ही ध्यान से सुन रही थी, उसे ये एहसास होता है कि समर शायद अपने किसी मेल फ्रेंड से बात कर रहा था, ना कि अपनी किसी गर्लफ्रेंड से, जो देखकर उसने एक चैन की सांस ली। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी मंदिर पहुंच जाती है। समर पहले गाड़ी से उतरकर वहां सब कुछ अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद सबको गाड़ी से उतरने का इशारा करता है। सब गाड़ी से उतरकर मंदिर के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद शिशिर जी, अनन्या और यामिनी मंदिर के अंदर पूजा कर रहे होते हैं। सिर्फ समर और रिंकू उनके साथ मंदिर में थे, वो कुछ दूरी पर खड़े उन सबको ये सब करते हुए देख रहे थे। समर एक तक अपने सामने मौजूद माता जी की मूर्ति को देखे जा रहा था। रिंकू उसे यूं मूर्ति के घूरता देख धीमी आवाज में कहता है, अरे सर आप क्या माता जी को सिर्फ देखेंगे ही या इनसे कुछ मांगोगे भी। समर उसकी तरफ देखकर असमंजस में कहता है, क्या मैं इनसे जो चाहे वो मांग सकता हूँ। रिंकू अपना माथा अपने हाथों से पीटते हुए कहता है, अरे हाँ सर हाँ, आपको इतना भी नहीं पाता, आप इनसे जो चाहे मांग सकते हो, इनके पास हर सवाल का जवाब होता है। रिंकू की ये आखिरी बात सुनकर कि इनके पास हर सवाल का जवाब है, समर माता जी की मूर्ति को देखने लगता है। वो अपने मन में कहता है, अगर आपके पास सारे सवालों के जवाब है तो फिर आप मेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं देते। क्यों मिली मुझे ये जिंदगी, मैं कौन हूँ, मेरी असली पहचान क्या है, मेरा इस दुनिया में कोई अपना है भी या नहीं। खैर समर के इन सवालों के जवाब तो इस वक्त किसी के भी पास नहीं थे। कुछ देर बाद उनकी पूजा खत्म हो जाती है, वो सब मंदिर के बाहर आ जाते हैं। मंदिर के बाहर इस वक्त काफ़ी भीड़ थी, वहाँ काफ़ी सारे ज़रूरतमंद लोग एक लाइन में अपनी झोली फैलाए बैठे थे। शिशिर जी अनन्या के हाथ में कुछ कैश पैसे देकर उसे कुछ इशारा करते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों बाप बेटी उन सारे भिखारियों को एक एक करके पैसे दान कर रहे थे। समर और रिंकू वही खड़े उन्हें ऐसा करता देख रहे थे।
यामिनी भी इसी तरफ आ रही थी। वो मंदिर में पंडित जी से कुछ बात करने के लिए गई थी। अभी वो वहां आई ही थी कि तभी उसका पैर किसी पत्थर पर पड़कर मुड़ जाता है। यामिनी के मुंह से एक चीख निकल जाती है, आओ माँ, और वो वहां जमीन पर अपना पैर पकड़कर बैठ जाती है। अनन्या और शिशिर जी, जो कि इस वक्त दान करने में बिजी थे, वो भी उसकी चीख सुनकर पीछे मुड़कर उसे देखने लगते हैं। अनन्या तुरंत उसके करीब जाकर कहती है, अरे यामिनी, क्या हुआ तुझे? यामिनी कर्राहते हुए कहती है, आह, अरे वो मैं चल कर आ रही थी तो बीच में कोई पत्थर आ गया और मेरा पैर ट्विस्ट हो गया। अनन्या उसका पैर देखकर कहती है, ओह नो। फिर वो यामिनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, ये ले और उठने की कोशिश कर। यामिनी उसका हाथ पकड़कर उसके सहारे खड़ी तो हो जाती है, पर उसके पैर में अब भी असहनीय दर्द हो रहा था। वो लगभग रोते हुए अनन्या से कहती है, अनन्या यार, बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ, अब क्या? शिशिर जी, जो अब तक ये सब देख रहे थे, वो कुछ सोचकर समर की तरफ देखकर कहते हैं, समर प्लीज तुम यामिनी को हमारी दूसरी किसी गाड़ी में ले जाओ। फिर रिंकू की तरफ देखकर कहते हैं, रिंकू तुम इन दोनों को लेकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओ, मुझे और अनन्या को यहाँ दूसरे काम भी निपटाने हैं। तो समर हाँ में सर मिलाकर गाड़ी की तरफ चलने लगता है और रिंकू भी उसके पीछे चलने लगता है। पर वो लोग जहाँ अभी खड़े थे वहाँ से उनकी गाड़ियाँ काफ़ी दूर थी और यामिनी अभी इस हालत में नहीं थी कि वहाँ तक चलकर जाए। यामिनी ये देखकर दर्द भरी आवाज़ में कहती है, पर मैं वहाँ तक चलकर कैसे जाऊंगी, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। समर जाते जाते रुक जाता है और यामिनी को अपनी आंखें छोटी करके देखने लगता है। शिशिर जी भी उसकी ये बात सुन लेते हैं। वो समर से कहते हैं, समर ज़रा तुम इसकी हेल्प कर दो वहाँ तक जाने के लिए प्लीज़। समर को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये कैसे करे। फिर उसे याद आता है कि उस दिन जब जंगल में अनन्या के पैर में चोट लगी थी, तब उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया था और उसे लेकर काफ़ी दूर तक चला था। वो एक गहरी सांस लेता है और यामिनी और अनन्या की तरफ देखकर उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। यामिनी और अनन्या उसे नासमझी में देख रहे होते हैं। समर उनके पास पहुंचकर एक झटके में यामिनी को अपनी गोद में उठा लेता है। अनन्या और रिंकू समर को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगते हैं। यामिनी भी उसके ऐसा करने पर हैरान थी, पर वो कुछ नहीं कहती है। समर उसे वहां से ले जाने लगता है और रिंकू भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। अनन्या अब भी वैसे ही खड़ी उन दोनों को वहां से जाते हुए देख रही थी। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल और हल्की नम हो गई थी। उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली थी। उसे तेज जलन का एहसास हुआ। शिशिर जी उस लाइन में मौजूद आखिरी भिखारी को पैसे देकर अनन्या के पास आते हैं। वो उससे कहते हैं, चलो अनन्या हम। तभी वो ये कहते कहते रुक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि अनन्या के चेहरे पर इस वक्त दुनिया जहान का बेशुमार गुस्सा है और वो किसी को अपनी जानलेवा नज़रों से एकटक देखे जा रही थी। शिशिर जी ने जब अनन्या की नज़रों का पीछा किया तो वो देखते हैं कि वो जहाँ देख रही थी वहाँ से समर और यामिनी जा रहे थे। समर ने यामिनी को अपनी बाहों में थाम रखा था और वो दोनों इस वक्त बेहद करीब थे। शिशिर जी एक बार फिर अनन्या की तरफ हैरानी से देखते हैं। इतने गुस्से में उन्होंने अनन्या को पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे ये कोई नई अनन्या उनके सामने खड़ी है। वो अपना मुंह खोले उसे देख रहे थे। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, उसके माथे और हाथों की नसें तनी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उससे उसकी सांसें छीन ली हो। शिशिर जी अनन्या का ये रूप देखकर हैरान रह गए थे। वो अपने मन में कहते हैं, ये प्रिंसेस इन दोनों को एक साथ देखकर इतना गुस्से में क्यों है? इसे क्या फर्क पड़ता है उन दोनों के एक दूसरे के करीब रहने से? यामिनी भी तिरछी नज़र से अनन्या को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक विनिंग स्माइल थी। वो अपने मन में कहती है, काश ऐसी चोट मुझे रोज रोज लगे। फिर वो अनन्या की तरफ देखकर कहती है, आई एम सॉरी अनन्या, तुम्हें बचपन से सब कुछ मिलता आ रहा है, तुम्हारे पास आज भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना। अब कम आस कम समर को तो मैं अपना बना कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो अनन्या से नज़रें हटाकर सामने देखने लगती है और वो लोग वहाँ से शिशिर जी की एक दूसरी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं।
शिशिर जी अब भी अनन्या के गुस्से की वजह समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने समर और यामिनी की तरफ देखा तो वो लोग वहां से जा चुके थे। फिर वो अनन्या की तरफ देखते हैं जो अब भी गुस्से में लाल थी। उसे इस बात का भी होश नहीं था कि उसके पापा उसे कब से देखे जा रहे हैं। शिशिर जी उसे होश में लाने के लिए उसका नाम पुकारते हैं, अनन्या, अनन्या। यामिनी को समर की बाहों में देखकर अनन्या गुस्से से लाल पीली हो जाती है। उसके पापा शिशिर जी उसकी ये हालत देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यामिनी और समर को करीब देखकर अनन्या को क्यों इतनी तकलीफ हो रही है। अनन्या गुस्से और जलन में इतना खो गई थी कि उसे ये होश ही नहीं रहा कि उसके पिता उसे कब से देख रहे हैं। अनन्या मन में जहाँ यामिनी और समर गए थे उस दिशा में देखकर कहती है, इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई हमारे अलावा किसी और लड़की को अपनी गोद में उठाने की। मैं इनसे कभी बात नहीं करूंगी। शिशिर अनन्या को होश में लाने के लिए 2 बार उसका नाम पुकारते हैं, अनन्या, अनन्या। अपने पापा की आवाज़ सुनकर अनन्या अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो हड़बड़ाते हुए कहती है, आहा पापा काका क्या क्या हुआ। शिशिर जी उसका सर सहलाते हुए प्यार से कहते हैं, क्या हुआ बच्चा, कहाँ खो गई थी आप, क्या सोच रही थी। अनन्या उनके सवाल के जवाब में अटकती हुई आवाज में कहती है, काका कहीं पे भी तो नहीं, हम तो बस ऐसे ही। शिशिर जी उसकी बात को काट कर कहते हैं, अच्छा चलो अब समर और रिंकू तो यामिनी के साथ चले गए तो हम आपको खुद घर छोड़ते हैं, फिर हमें ऑफिस भी तो जाना है। अनन्या हाँ में सर मिलाती है। कुछ देर बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। रास्ते भर उन दोनों बाप बेटी में कोई खास बात नहीं होती। शिशिर जी चोर नजरों से अनन्या को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो अनन्या को घर छोड़कर ऑफिस निकल जाते हैं। वही हॉस्पिटल में यामिनी के पैर का इलाज हो चुका था। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन और मसाज ऑयल प्रेस्क्राइब करके अपने समर और यामिनी को दे दी थी। थोड़ी देर बाद यामिनी, समर और रिंकू भी पैलेस वापस आ जाते हैं। यामिनी को डॉक्टर ने एक बैसाखी दी थी जिसके सहारे अब वो चल फिर पा रही थी, पर समर यामिनी को वहां छोड़कर दिनेश के कहे अनुसार डॉक्टर सुधीर से अपना चेकअप करवाने के लिए रिंकू को लेकर वहां से चला जाता है। वैसे तो उसे चेकअप कराने की कोई जल्दी नहीं थी, पर उसे दिनेश की धमकी अच्छे से याद थी। अगर उसने आज चेकअप नहीं करवाया तो वो उसके पापा मोहन को ये बात बता देगा और वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ शेखावत ग्रुप्स के अपने सीईओ केबिन शिशिर शेखावत जी लैपटॉप के सामने बैठे थे। उनके सामने लैपटॉप पर कुछ फाइल्स ओपन थी, पर उनका ध्यान कहीं और ही था। उनके सामने अभी भी अनन्या का वो गुस्से से लाल चेहरा घूम रहा था। उस रूप में उन्होंने कभी अपनी बेटी को नहीं देखा था। ये अनन्या की एक नई साइड था जो आज उनकी सामने आई थी। वो अपने आप से बुदबुदाते हुए कहते हैं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने जो अनन्या की आंखों में जो देखा वो उसका समर के प्रति प्यार और उसको खोने का डर था। पर वो समर के इतना करीब कब और कैसे गई, और मुझे इस बारे में भनक तक नहीं लगी। फिर वो अपना सर झटकते हुए कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अनन्या ऐसा नहीं कर सकती। समर उसके लिए ठीक नहीं है। वो सीक्रेट एजेंट ब्लैक पैंथर है। उसे घर गृहस्थी परिवार के बारे में कुछ नहीं पता। वो अनन्या को कभी खुश नहीं रख सकता। फिर वो अपना सर अपने दोनों हाथों से पकड़कर दबाने लगते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने इस बारे में अनन्या से उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, पर वो उसके मुंह से सच्चाई सुनना चाहते थे। कुछ देर बाद शिशिर जी एक गहरी सांस लेते हैं। उन्होंने इस बारे में एक फैसला ले लिया था। वो अपने मन में कहते हैं, सॉरी अनन्या, मैं आपको समर के साथ रिश्ता बनाने नहीं दे सकता। आपकी शादी उससे ही होगी जिसे मैंने आपके लिए चुना है। एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है। आज संडे का दिन था। शिशिर जी पैलेस के लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर कोई डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे थे। तभी उन्हें अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, और शिशिर साहब, क्या हमें आपके इस पैलेस में आने की इजाज़त है। शिशिर जी मुस्कराकर पीछे देखते हैं तो लगभग उन्हीं की ही उम्र का एक आदमी और एक औरत डिज़ाइनर सूट और साड़ी पहने उनके सामने खड़े मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। शिशिर जी को उनके आने का पता पहले से ही था। वो मुस्कुराकर उस आदमी के गले जाते हैं और कहते हैं, आइए ठाकुर साहब, आप ही का तो इंतज़ार चल रहा था।
ये थे शिशिर जी के बचपन के सबसे अच्छे दोस्त और बिजनेस पार्टनर अरविंद ठाकुर, और उनके साथ खड़ी औरत थी उनकी धर्मपत्नी गायत्री ठाकुर। अरविंद ठाकुर का भी रियल स्टेट का काफ़ी बड़ा कारोबार था। शिशिर जी उनसे अलग होकर उन्हें बैठने का कहते हैं। कुछ देर बाद वो सब हॉल में रखे आलीशान सोफों पर बैठे हुए थे। शिशिर जी कहते हैं, और अरविंद काफ़ी फिट हो गए हो, लगता है भाभी जी अब ज़्यादा फोकस करने लगी है तुम्हारी सेहत पर। इस पर वो सब ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। गायत्री ठाकुर कहती है, नहीं नहीं भाई साहब, अब ये खुद ही अपनी सेहत का ख्याल रखने लगे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इन्हें अपने पोते या पोती का चेहरा जल्द से जल्द देखने को मिले और ये उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता पाए। सब इस बात पर मुस्कुराते हैं। अरविंद गायत्री की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ भगवान आप सही कह रही है। और फिर वो शिशिर जी की तरफ देखकर सीरियस होकर कहता है, शिशिर तुझे पता है ना, मैं यहाँ इसी सिलसिले में आया हूँ। तुझे पता है ना कि मुझे तेरी अनन्या बचपन से ही अपने नकुल के लिए पसंद थी। शिशिर जी मुस्कुरा कर हाँ में सर मिलाते हैं। फिर वो यहाँ वहाँ देखने लगते हैं जैसे किसी को ढूंढ रहे हो। वो कहते हैं, हाँ लेकिन तेरा वो बेटा नकुल कहाँ है? कितना छोटा था वो जब उसे आखिरी बार देखा था? अभी शिशिर जी ये कहा ही था, तभी उस हॉल में एक मर्दाना आवाज़ गूंजती है, टेक द नेम ऑफ डेविल एंड द डेविल इज हियर। शिशिर जी ये आवाज़ सुनते हैं तो वो एंट्री गेट की तरफ देखते हैं। वहाँ 27-28 साल का एक हैंडसम सा लड़का, जिसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था और जो दिखने में बिल्कुल अरविंद ठाकुर जैसा लग रहा था, मुस्कुराकर उनकी तरफ देख रहा था। वो उनके पास आता है और उनके पैर छूता है। ये था अरविंद और गायत्री ठाकुर का इकलौता बेटा नकुल ठाकुर। नकुल ठाकुर ये अपने डैड अरविंद ठाकुर का इकलौता बेटा था। पिछले 3-4 सालों से यही अपने डैड का बिजनेस संभाल रहा था। वो उसके मॉम और डैड के साथ यहाँ अनन्या के साथ अपने रिश्ते की बात करने के लिए आया था। शिशिर जी उसे देखकर कहते हैं, अरे वाह बेटा, तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो, कितने छोटे थे जब तुम्हें आखिरी बार देखा था, आओ हमारे साथ बैठो। नकुल उनकी बात पर सिर्फ मुस्कुराता है। वो भी अपने मॉम डैड के साथ बैठ जाता है। कुछ देर ऐसे ही उनकी बातें चलती रहती है। कुछ देर बाद अरविंद ठाकुर शिशिर जी से कहता है, अरे शिशिर, अब जिस काम के लिए हम यहाँ आए, अब वो काम भी कर ले। कहा है भाई तुम्हारी बेटी अनन्या, तुम हमें उससे मिलवाओगे भी या नहीं, या हम ऐसे ही चले जाए? शिशिर उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं यार, वो तो तू पुरानी बातें लेकर बैठ गया तो मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। रुक, मैं अभी अनन्या को बुलवाता हूँ। ये कहकर शिशिर जी एक फीमेल सर्वेंट को इशारे से अपने पास बुलाते हैं और धीमी आवाज़ से उसे कुछ कहते हैं। वो सर्वेंट वहाँ से अपना सर हिलाते हुए चली जाती है। अनन्या के कमरे। अनन्या बेड पर लेटी सीलिंग को घूर रही थी और कुछ सोच रही थी। उस दिन मंदिर से वापस आने के बाद से ही उसने समर से कोई बात नहीं की थी। वो समर से नाराज थी और तो पर अब वो बेचैन थी, उसे समर से किस बहाने बात करनी थी। यामिनी भी पास रखे सोफे पर बैठकर कोई किताब पढ़ रही थी। उसका पैर अब ठीक था, तभी उनके डोर पर कोई नॉक करता है। आवाज़ सुनकर अनन्या अपनी निर्मल आवाज़ में कहती है, अंदर आ जाए। दरवाज़ा खुला था तो वो फीमेल सर्वेंट अंदर आ जाती है। अनन्या उसे देखकर बेड पर उठकर बैठ जाती है। वो फीमेल सर्वेंट अपना सर झुका कर कहती है, अनन्या बेबी, वो नीचे कुछ मेहमान आए हैं तो आपको बड़े मालिक ने नीचे बुलाया है। अनन्या उसकी बात सुनकर असमंजस में अपनी आंखें छोटी करके उस सर्वेंट को देखने लगती है। यामिनी ने भी ये बात सुन ली थी। अनन्या हैरानी से उस सर्वेंट से पूछती है, मेहमान? कौन मेहमान? वो सर्वेंट अपना सर झुकाए नरम आवाज में कहती है, नहीं बेबी, मैं उनको नहीं जानती, मैंने खुद आज उन लोगों को पहली बार इस पैलेस में देखा है। अनन्या कुछ सोचते हुए उस सर्वेंट को वहां से जाने के लिए कहती है। वो सर्वेंट जाने लगती है, पर जाते जाते उसे एक बात याद आती है। वो वापस आकर अनन्या से कहती है, बेबी, मैं आपको एक बात बताना भूल ही गई, बड़े मालिक ने आपको अच्छे से तैयार होकर नीचे आने के लिए कहा है। अनन्या उसकी बात सुनकर अभी भी कंफ्यूज थी, पर उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका की वजह से जोरों से धड़क रहा था। पर वही शायद यामिनी समझ गई थी कि पूरी बात क्या है। यामिनी अपने मन में कहती है, अनन्या से मिलने मेहमान आए हैं
और उसके पापा ने उसे अच्छे से तैयार होकर आने के लिए कहा, मतलब ज़रूर अनन्या को लड़के वाले देखने आए हैं, चलो अच्छा हुआ ये खुद ही अब मेरे और समर के रास्ते हट जाएगी, फिर हम दोनों हमारी हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैं समर को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी और फिर हम दोनों हमारी एक नई दुनिया बसा लगे। यामिनी अपने मन में ये सब ख्याली पुलाव पका रही थी। वो सर्वेंट वहां से चली जाती है और अनन्या भी कुछ सोचते हुए धीमे कदमों से तैयार होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद पैलेस के हॉल में शिशिर जी, अरविंद, नकुल और गायत्री अभी भी बैठे अनन्या का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार उनका ये इंतजार खत्म होता है। छन छन की मधुर आवाज उन सब के कानों में पड़ने लगती है। ये आवाज उनकी तरफ बढ़ रही अनन्या के पैरों में मौजूद पायल की आवाज थी। सब उस दिशा में देखते हैं जहां से आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक 5 फीट 2 इंच लंबी तकरीबन 22-23 साल की लड़की, जिसकी त्वचा दूध जैसी गोरी है और जिसकी आंखें हल्की नीली और काली है, वो डार्क ग्रीन सूट में उनकी तरफ चलकर आ रही है। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती किसी मेकअप की मोहताज नहीं थी। सब अनन्या को देखकर बस मुस्कुराते हैं। वही नकुल का तो मुंह अनन्या को देखकर खुला का खुला रह गया। इतने सिंपल सूट पहनकर बिना किसी मेकअप के भी कोई लड़की इतनी खूबसूरत लग सकती थी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो अपने मन में कहता है, ओएमजी ये तो चलती फिरती बॉम्ब है, बॉम्ब, और मैं बेवकूफ़ इससे शादी करने से मना कर रहा था। थैंक यू डैड, थैंक यू जो आप मुझे यहाँ ज़बरदस्ती ले आए। मैं तो कहता हूँ जल्दी से मेरी और इसकी शादी करवा दो, चाहे तो मैं दहेज में शिशिर अंकल से 1 रुपया भी नहीं लगा, मुझे तो बस ये बला अपने बिस्तर पर चाहिए। अनन्या वहां पहुंच गई थी। वो सबसे हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करती है। सब मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी पलकें झपकाते हैं। शिशिर जी अनन्या से कहते हैं, अनन्या ये अरविंद अंकल है, मेरे बचपन के दोस्त, और ये उनकी वाइफ गायत्री ठाकुर, पैर छुओ इनके। अनन्या उनकी बात सुनकर गायत्री के पैर छूने वाली होती है तो गायत्री उसे रोक कर कहती है, अरे नहीं नहीं, अब ये सब तो पुराना हो गया है, तुम बस हमारे साथ बैठो बेटा। ये कहकर वो अनन्या को अपने साथ जबरदस्ती बिठा देती है। अनन्या उनके ऐसे करने पर कुछ अनकंफर्टेबल हो गई थी, पर वो कुछ नहीं कहती और उनके साथ बैठ जाती है। यामिनी भी कुछ दूरी पर खड़ी ये सब देख रही थी। गायत्री को अनन्या काफ़ी पसंद आई थी। उसने मन में डिसाइड कर लिया था कि अनन्या ही उनके घर की बहू बनेगी। शिशिर जी अनन्या को नकुल से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं, बेटा ये नकुल है, नकुल ठाकुर, ये अरविंद के इकलौते बेटे हैं। अरविंद का रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है, वो अभी पिछले कुछ सालों से यही संभाल रहे हैं। अनन्या नकुल को बस एक नज़र देखकर हल्का मुस्कुराकर हाँ में सर मिलाती है। उसका ये रूखा बर्ताव देखकर नकुल का तो मुंह ही बन जाता है। वो अपनी मुठिया भींच लेता है। वो इतना हैंडसम और अमीर था कि कोई लड़की चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पाती थी, पर अनन्या ने उसका ये घमंड तोड़ दिया था। पर वो अभी किसी से कुछ नहीं कहता। शिशिर जी देख सकते थे नकुल काफ़ी हैंडसम और चार्मिंग था, पर अनन्या तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। उसके चेहरे की तो रौनक ही कहीं गायब थी। अनन्या अपने सामने बैठे नकुल के लगातार अपने आप को देखने से काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी। इस बात पर बिना कोई ध्यान दिए शिशिर जी अपने दोस्त अरविंद से बात करने में बिजी थे। तभी कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अरविंद शिशिर जी से सीरियस टोन में कहता है, हाँ तो शिशिर भाई, हमें तो तुम्हारी अनन्या काफ़ी पसंद आई। अब हम जल्द से जल्द इसको अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अनन्या ने जैसे ही ये बात सुनी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अभी वो इस बात को प्रोसेस कर भी नहीं पाई थी कि उसके पापा की आवाज़ उसके के कानों में सुनाई देती है। हाँ अरविंद, मुझे भी तुम्हारा बेटा नकुल अपनी अनन्या के लिए सही लगा। मेरी तरफ से भी हाँ है, इस रिश्ते के लिए अनन्या तुम्हारे घर की ही बहू बनेगी। इनकी ये बात सुनकर तो अनन्या को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने खोलता हुआ लावा डाल दिया हो। वो समर के अलावा किसी और का अपने आप को छूना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर पूरी जिंदगी किसी और के साथ जीना, ये तो उसके लिए नर्क से भी बदतर था। पर इस वक्त जैसे उसकी जुबान पर मानो किसी ने ताला लगा दिया हो, उसके मुंह में शब्द ही खत्म हो गए हो। उसमें अपने पापा की बात को काटने की हिम्मत नहीं थी। वो अपनी कुर्ती का एक कोना कस के पकड़ लेती है। गायत्री भी इस बात पर खुश होते हुए कहती है, तो शिशिर भाई साहब, क्यों ना हम 3 दिन बाद इनकी मंगनी करवा दे, शादी का मुहूर्त हम बाद में निकाल लेंगे। शिशिर जी उनकी ये बात सुनकर कुछ सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं,
पर भाभी जी ये सब इतनी जल्दी। अरविंद उनकी बात काटते हुए कहता है, अरे यार शिशिर, तुम भी क्या इन सब की फिक्र करते हो? हम सिर्फ जान पहचान के कुछ लोगों को बुलाएंगे और अनन्या और नकुल रिंग एक्सचेंज कर लेंगे। अब इसमें आखिर इतना सोचने वाली क्या बात है? शिशिर जी कुछ देर सोचने के बाद मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर मिला देते हैं। अरविंद उनकी हामी भरने पर मुस्कुराते हुए उनके पास आता है और उनके गले लग जाता है और कहता है, शिशिर भाई मुबारक हो, हम हमारी बरसों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रहे हैं। इसी बात पर मुंह मीठा तो करवा भाई। शिशिर जी मुस्कराते हुए हाँ में गार्डन हिलाते हैं तो कुछ नौकर अपने हाथों में मिठाई लेकर उनके सामने आ जाते हैं। शिशिर और अरविंद एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। अनन्या तो वहाँ बस बुत बनी खड़ी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई इंसान ना होकर कोई जानवर है जिसे उसके मालिक ने किसी और को बेच दिया हो। ये उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला था और उसके पापा ने उससे एक भी बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा। उसकी खूबसूरत आंखों में नम हो जाती है पर वो किसी तरह उन्हें बहने से रोक लेती है। वहीं दूर खड़ी यामिनी ये सब देखकर मुस्कुराए जा रही थी। उसे कुछ करना भी नहीं पड़ा और अनन्या खुद ब खुद उसके और समर के बीच से निकल रही थी। उसने एक चैन की सांस ली। कुछ देर कुछ और बातें करने के बाद अरविंद गायत्री और नकुल के साथ वहां से चला जाता है। शिशिर जी जो उन्हें जाते हुए देख रहे थे पलटकर अपने पीछे खड़ी अनन्या को देखते हैं जिसकी आंखें इस वक्त नम थी और उनमें इस वक्त काफी सारे सवाल थे। वो चलकर उसके पास आते हैं और इससे पहले कि वो कुछ बोलती वो उसे चुप रहने का इशारा करते हैं और प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा मैं जानता हूँ आप अभी इसके लिए तैयार नहीं थी पर क्या करे पापा, अब बूढ़े भी तो हो रहे हैं। अब उन्हें आपकी शादी की चिंता हर वक्त सताती है और हमारे बाद आपका कोई है भी तो नहीं। ऋषभ और रेणुका को तो आप जानती ही है ना। अनन्या इस पर कुछ नहीं कह पाती। बात तो शिशिर जी की बिल्कुल सच थी। शिशिर जी आगे बिना उसकी कोई बात सुने उसके माथे को हल्का सा चूम कर वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। अनन्या तेज कदमों से भागकर अपने रूम में चली जाती है। यामिनी उसकी ये हालत देख रही थी। उसे भी उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा था। आखिरकार वो उसकी दोस्त थी पर क्या करे, वो भी तो दिल के हाथों मजबूर थी। अनन्या अपने कमरे में पहुंचकर वॉशरूम में शॉवर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो जाती है और अभी तक अपनी आंखों में रोक कर रखे आंसुओं को बहने के लिए छोड़ देती है। वो अपने मन में कह रही थी, ये कैसे हो सकता है? मैं समर के अलावा किसी और के साथ कैसे रहूंगी? मैं कैसे जीऊंगी उनके बिना? ये सब सोचते वो फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इन सब से अनजान समर अपने रूम में अपने पापा से कुछ बात कर रहा था। रिंकू पास बैठकर अपना नाश्ता कर रहा था। तभी उनके रूम का दरवाज़ा नॉक होता है पर समर अब भी अपना पापा से बात कर रहा था। दरवाज़ा खुला था तो रिंकू देखता है कि दरवाजे पर शिशिर जी खड़े हैं। उन्हें देखते ही वो खाते खाते खांसने लगता है और अपनी जगह से खड़े होकर कहता है, बाबा बड़े मालिक आप। उसके मुंह से बड़े मालिक सुनकर समर जो कि खिड़की की तरफ खड़े होकर फोन पर बात कर रहा था वो पीछे मुड़कर देखता है। शिशिर जी को अपने रूम के दरवाजे पर खड़ा देख वो फोन कट कर देता है। शिशिर जी अंदर आते हैं और रिंकू से तंज भरे अंदाज में कहते हैं, हाँ मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम? फिर वो रिंकू से अपनी नजरें हटाकर समर की तरफ देख कर कहते हैं, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे समर से कुछ बात करनी है। रिंकू हाँ में गार्डन हिलाकर अपनी नाश्ते की प्लेट लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। रिंकू के वहां से जाने के बाद शिशिर जी समर को कुछ देर बस घूरते हैं फिर अपनी बात कहना शुरू करते हैं। समर मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आया था कि 3 दिन बाद अनन्या की सगाई है। इसके आगे शिशिर जी कुछ नहीं कहते हैं। वो इस बात पर समर का रिएक्शन देखना चाहते थे। वो ये जानना चाहते थे कि क्या समर के दिल में भी अनन्या को लेकर कुछ है। पर उनकी सोच से उलट समर के चेहरे पर उनकी ये बात सुनकर भी कोई भी रिएक्शन नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। समर तो अपने मन में सोच रहा था कि क्या ये बात उसे बताने के लिए यहाँ तक आना जरूरी था। समर सवालिया नज़रों से उन्हें देखते हुए कहता है, हाँ तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? शिशिर जी जो समर का रिएक्शन बड़े ही ध्यान से नोटिस कर रहे थे वो एकदम से होश में आते हैं। वो कहते हैं,
हाँ, तो मैं कह रहा था कि उसके कुछ ही दिनों बाद अनन्या की शादी भी है। अनन्या की शादी होने के बाद तुम चाहे तो यहाँ से जा सकते हो। मैंने अनन्या की शादी अपने बचपन के खास दोस्त के बेटे नकुल से तय की है और मुझे पूरा यकीन है अनन्या उसके साथ बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। मुझे नहीं लगता कि तुम उसके साथ उसके ससुराल में भी रहना पसंद करोगे। समर काफी ध्यान से शिशिर जी का चेहरा देख रहा था। ये सब कहते हुए उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वो देख रहा था कि शिशिर जी उससे काफी एरोगेंटली और रूड होकर बात कर रहे हैं। आज से पहले उन्होंने जब भी समर से बात की थी हमेशा काफी नर्म और विनम्र होकर ही की थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि शिशिर जी उससे ऐसे बेरुखी से बात कर रहे हैं। उसने तो हमेशा अनन्या के पास रहकर उसकी जान की रक्षा की थी, पर समर को उनकी इस बेरुखी से एक पैसे का भी फर्क नहीं पड़ा। वो भी उसी टोन में मगर एक फेक स्माइल अपने चेहरे पर चिपका कर जवाब देता है, ठीक है, मैं अनन्या की शादी के बाद चला जाऊंगा। शिशिर जी उसकी ये बात सुनकर आगे बिना कुछ कहे उसे बस एक लुक देकर वहां से चले जाते हैं। समर उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसे यहाँ रहते हुए अब तकरीबन 6 महीने हो चुके थे। वैसे तो शिशिर जी ने उससे उन 6 महीनों में काफ़ी कम बात की थी, पर वो जब भी उससे करते बहुत इज्जत से करते, पर आज ऐसा क्यों। खैर, समर को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे पहले से ही पता था कि वो यहाँ कुछ ही दिनों का मेहमान है। वो अपने कंधे उचकाकर अपने फ़ोन में कुछ करने लगता है। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं। आज अनन्या और नकुल की सगाई थी। शेखावत पैलेस में काफ़ी चहल पहल और रौनक थी। चारों तरफ नौकर यहाँ से वहाँ घूम घूम कर काम कर रहे थे। हालांकि शिशिर जी ने वहाँ ज़्यादा गेस्ट्स को इनवाइट नहीं किया था। शिशिर जी और अरविंद ठाकुर दोनों इस सगाई को प्राइवेट रखना चाहते थे, पर इन सब के बावजूद पैलेस को किसी नई दुल्हन की तरह सजाया गया था। अनन्या के कमरे में अनन्या चुपचाप उदास अपने कमरे में बैठी थी। उसने इस वक्त रोज के नॉर्मल कपड़े ही पहन रखे थे। उसकी मांगनी का लहंगा वही काफी देर से उसके सामने बेड पर पड़ा हुआ था, पर उसने अभी तक उसे नहीं पहना था। उसका तो उसे देखने का भी मन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में एक खालीपन था। वो अपने मन में कहती है, क्या मुझे समर को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करते और वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे, पर फिर भी कम आस कम मेरे दिल में ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि मैंने जिससे प्यार किया उससे कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाए। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके रूम में यामिनी 2 लड़कियों को अपने साथ ले आती है। वो अनन्या से कहती है, अनन्या, वो ये दोनों तुम्हारा मेकअप करने के लिए आए हैं, जाओ जल्दी से नहाकर ये लहंगा पहनकर तैयार हो जाओ। वो दोनों लड़कियां मेकअप आर्टिस्ट थी। उन्हें शिशिर जी ने स्पेशली यहाँ अनन्या का मेकअप करने के लिए भेजा था। उन दोनों का मुंह अनन्या की नेचुरल ब्यूटी देखकर एक पल के लिए खुला का खुला रह गया था। उनमें से एक लड़की दूसरी के कान में फुसफुसाते हुए कहती है, अरे यार, ये तो वैसे भी इतनी खूबसूरत है, भला इसे मेकअप करने की क्या ज़रूरत। हमें तो फालतू में ही यहाँ बुला लिया इन लोगों ने। दूसरी लड़की उसकी ये बात सुनकर उसे आंख दिखाते हुए कहती है, हमें जिस काम के पैसे मिल रहे हैं उस पर ध्यान दो, यहाँ वहाँ की बातों में वक्त बर्बाद मत करो। वो लड़की अपनी सीनियर की डांट सुनकर चुप हो जाती है। अनन्या उन तीनों को एक नज़र अपनी खाली आंखों से देखती है, फिर बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर वॉशरूम में चली जाती है। यामिनी उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। दूसरी तरफ पैलेस के बाहर 3 आलीशान BMW कार्स आकर रुक जाती है। इन गाड़ियों में पहली गाड़ी में नकुल ठाकुर और उसके पेरेंट्स और बाकी गाड़ियों में उनके कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे। सब गाड़ी से बाहर आकर पैलेस के अंदर चले जाते हैं। सारे नौकर उन पर फूलों की पंखुड़ियां उछाल उछाल कर उनका स्वागत कर रहे थे। शिशिर जी भी अब तक तैयार होकर नीचे आ गए थे। उन्होंने जब नकुल और उसकी फैमिली को वहां आए हुए देखा तो वो मुस्कुराते हुए उनके पास चले जाते हैं। वो देखते हैं नकुल ने आज एक डार्क ब्लू कलर का 3-पीस सूट पहन रखा था। वो आज काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसके पेरेंट्स अरविंद और गायत्री भी आज अपनी उम्र से कम लग रहे थे। शिशिर जी पहले नकुल को गले लगाते हैं, फिर अरविंद के गले लग कर कहते हैं, स्वागत हो समधी जी आपका। अरविंद उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ समधी जी। फिर वो शिशिर जी को एक बार ऊपर से नीचे तक देखता है। शिशिर जी ने ब्राउन कलर का 3-पीस सूट पहना था। वो भी आज काफ़ी जवान लग रहे थे। अरविंद उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है, मानना पड़ेगा समधी जी, दुल्हन के बाप नहीं बड़े भाई लग रहे हो।
इस पर वहां मौजूद सारे लोग हंसने लगते हैं। शिशिर जी भी इस बात पर मुस्कुराते हैं। वो देखते हैं कि नकुल और अरविंद के साथ उनके कुछ दूसरे मेहमान भी आए हैं और सगाई में अभी वक्त था, तो वो कहते हैं, आप लोग खड़े क्यों हैं? फिर वो एक नौकर को इशारा करके कहते हैं, सारे मेहमानों को गेस्ट रूम में ले जाओ और देखना किसी को किस भी चीज़ की ज़रूरत हो तो। वो नौकर हाँ में सर मिलाता है। सारे मेहमान वहां से गेस्ट रूम में चले जाते हैं। शिशिर जी नकुल और अरविंद से को भी कमरे में जाकर कुछ देर आराम करने के लिए कहते हैं, तो वो भी वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद अनन्या भी अपने कमरे में तैयार हो चुकी थी। वो इस वक्त आईने के सामने बैठी थी और वो दोनों मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रही थी। वो इस वक्त किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वैसे भी उसे खूबसूरत दिखने के लिए किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं थी। उसने एक येलो रंग का लहंगा पहन रखा था जो उसकी गोरी त्वचा पर खिल रहा था। पर इन सब के बावजूद अनन्या का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। वो 1% भी खुश नहीं लग रही थी। वो मिरर में अपने आप को देखते हुए कहती है, क्या मुझे समर से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए? फिर उसके बाद उनका जो आखिरी फैसला होगा मैं उसे अपनी किस्मत समझ के मान लूंगी। भले ही हमारी किस्मत में इस जन्म में साथ रहना ना लिखा हो, पर क्या पता किसी और जन्म में। ये सब सोचते हुए अनन्या की वो खूबसूरत आंखों से आंसू की कुछ बूंदें गिरकर उसके लहंगे पर जाकर गिर जाती है। तभी उनके रूम का दरवाज़ा नॉक होता है। यामिनी जो बेड पर लेटी अपने फ़ोन पे कुछ कर रही थी, वो उठकर दरवाज़ा खोलती है। बाहर शिशिर जी खड़े थे। वो अनन्या से मिलने आए थे। शिशिर जी यामिनी से पूछते हैं कि अनन्या तैयार है कि नहीं। यामिनी हाँ में सर मिलाते हुए कुछ दूर बैठी अनन्या की तरफ इशारा करती है। अनन्या भी अपने पापा को देखकर खड़ी हो जाती है। शिशिर जी की आंखें उसे ऐसे देखकर हल्की नम हो जाती है। ये किसी भी बाप के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कार्य होता है जब उसे अपने बेटी किसी पराये घर में भेजनी पड़ती है। शिशिर जी अनन्या को देखते ही रह गए। वो आज किसी आसमान से उतरी हुई परी की तरह लग रही थी। शिशिर जी धीरे धीरे कदमों से अनन्या के पास चलकर आते हैं। वो उन मेकअप आर्टिस्ट और यामिनी को वहां से जाने का इशारा करते हैं, तो वो सब वहां से चले जाते हैं। अब उस कमरे में सिर्फ वो दोनों बाप बेटी ही थे। शिशिर जी देखते हैं कि अनन्या की वो हल्की नीली और काली आंखें जो बिल्कुल उन्हीं के जैसी थी, उनमें भी आंसू थे। वो उसके आंसू साफ करते हुए कहते हैं, नहीं बच्चा रोते नहीं, आज बहुत खास दिन है तुम्हारी जिंदगी का। अनन्या जिसने अपने रोना अब तक किसी तरह कंट्रोल कर रखा था, उसे आंसू एकदम से छलक पड़ते हैं और वो अपने पापा के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। इस बार शिशिर जी ने भी उसे नहीं रोका। उनकी आंखों से भी आंसू की काफ़ी सारी बूंदें अब तक बह चुकी थी। कुछ देर अच्छे से रोकर अपना मन हल्का कर लेने के बाद अनन्या शांत हो जाती है। शिशिर जी उसे अपने से धीरे से दूर करते हैं और उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, डोंट वरी बेटा, तुम नकुल के साथ बहुत खुश रहोगी। वहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। देखना वो आपको हमसे भी ज़्यादा खुश रखेगा। देख लेना कुछ दिनों में तो आप हमें भी भूल जाओगी। ये कहकर शिशिर जी थोड़ा हंसने की एक्टिंग करते हैं, पर वो देखते हैं कि उनकी बातों का अनन्या पर कोई असर नहीं हो रहा है। वो अब भी वैसी की वैसी उदास है। वो उसका वो उदास चेहरा देखते हुए अपने मन में कहते हैं, अनन्या मुझे पता है कि इस वक्त मैं आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा विलेन लग रहा हूँ, पर भरोसा रखिए हमारे ऊपर। हमने आपके लिए जो फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया है और वही आपके लिए ठीक है। मैंने आपसे ज़्यादा दुनिया देख रखी है। अनन्या कुछ नहीं कहती। वो सिर्फ अपना सर झुकाकर बेसुध होकर वहां खड़ी थी। शिशिर जी उसके माथे पर प्यार से चूमकर उसे सबके साथ नीचे आने का कहकर वहां से चले जाते हैं। 1 घंटे बाद शेखावत पैलेस के गार्डन में सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सारे मेहमान वहां जमा थे। गार्डन को काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया था। समर भी रिंकू के साथ वहां मौजूद था। तभी वहां यामिनी और उन दो मेकअप आर्टिस्ट संध्या और मेघना के साथ अनन्या आ जाती है। सब उसे देखते ही रह जाते हैं। इस वक्त तो कोई बॉलीवुड अभिनेत्री को भी आसानी से पीछे छोड़ सकती थी। किसी की भी नजरें उससे हटने को तैयार नहीं थे। शिशिर जी अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराते हैं। वो आगे आते हैं और उसका हाथ पकड़ के स्टेज पर रखी 2 स्पेशल कुर्सियों में से एक पर उसे बिठा देते हैं। अनन्या बेसुध होकर वहां बैठ जाती है। उसका तो मन बस यहाँ से हमेशा के लिए गायब होने का कर रहा था।
समर, जो कि लड़कियों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था, वो भी अनन्या को यूं देखकर कुछ देर के लिए उसकी खूबसूरती में खो गया था, पर जल्द ही वो अपने ऊपर काबू पा लेता है। वो अपनी दोनों आंखें कस के बंद करके अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां कस लेता है। जब शिशिर जी ने उसे अनन्या की सगाई के बारे में बताया था, तब वैसे तो उसने अपने चेहरे से कुछ भी पता लगने नहीं दिया था, पर उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसके दिल के किसी कोने में कुछ टूट गया हो। उसे इन 3 दिनों में ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ बहुत कीमती है जो उससे दूर जा रहा हो, पर समर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। आज से पहले उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। खैर, वो एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोल देता है और अनन्या को ना देखते हुए यहाँ वहाँ देखने लगता है। उसके पास खड़ा रिंकू उससे धीमी आवाज में कहता है, अरे सर, अब आप यहाँ से जा रहे हो तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। समर अपनी आंखें छोटी करके उससे कहता है, क्यों? मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो इसमें तुम्हारा कौन सा नुकसान हो गया? रिंकू फट से कहता है, सर, आप जब तक यहाँ आपके बहाने मुझे जितना चाहूँ उतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता था, अब आप जा रहे हो तो पता नहीं मेरा क्या होगा। समर उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहता है, भुक्कर कहीं का। अनन्या और नकुल की सगाई का वक्त हो चला था, पर अभी तक वहां नकुल और उसके माता पिता नहीं पहुंचे थे। काफी देर हो चुकी थी। आए हुए मेहमान एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर करने लगे थे। उनकी खुसुर फुसुर सुनकर किशन, जो कि शिशिर के पास खड़ा था, वो उनसे धीमी आवाज में कहता है, सर, क्या मैं नकुल और उसके पापा को बुला कर लेकर आओ? शिशिर यहाँ वहाँ देखते हुए कुछ सोच कर कहते हैं, नहीं, तुम रुको, मैं खुद जाकर देखता हूँ कि क्या बात है। ये कहकर वो मेहमानों पर एक नज़र डालकर वहाँ से पैलेस के अंदर चले जाते हैं, पर उनके जाने के बाद भी मेहमानों में कानाफूसी अभी भी जारी थी। शिशिर नकुल के कमरे के बाहर पहुंच चुके थे। वो अभी अपने दोस्त अरविंद को आवाज देने ही वाले थे कि वो देखते हैं कि कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है। वो थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं, कमरे से किसी के बात करने की आवाज़ आ रही थी। वो अपने कान दरवाजे पर लगाकर सुनते हैं, कमरे से अरविंद की आवाज़ आ रही थी। जी जी मिस्टर ऑस्टिन, आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही उस लड़की की शादी नकुल से होगी हम उसे लेकर आपके पास आ जाएंगे। ये कहकर अरविंद फोन काट देता है। अरविंद के मुंह से ऑस्टिन का नाम सुनकर शिशिर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अपने आप से बुदबुदाते हुए कहते हैं, ये अरविंद किस ऑस्टिन से बात कर रहा है? कहीं उससे तो। फिर कमरे से अरविंद और नकुल के आगे बात करने की आवाज आती है। नकुल अपने डैड से कहता है, डैड, आपका ये बचपन का दोस्त शिशिर तो बड़ा चालक निकला, अरबों का खजाना और ये बेशुमार दौलत अपनी जेब में और अपनी बेटी को हमारे पल्ले बांध रहा था। अरविंद एक शातिर मुस्कान के साथ कहता है, हाँ वो तो है बेटा, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो एक नंबर का खिलाड़ी है, तभी तो आज इतनी बड़ी पोजीशन पर है। कॉलेज, स्कूल, बिजनेस, लड़कियाँ, हर बात में वो मुझसे आगे ही रहा है। तुम सोच भी नहीं सकते मैं हमेशा उसकी वजह से खुद को कितना छोटा महसूस करता था। ये कहते हुए अरविंद के चेहरे पर शिशिर के लिए बेइंतहा नफरत थी। बाहर उनकी बातें सुन रहे शिशिर तो उनकी बातें सुनकर आवाक रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त उनकी दोस्ती का ये सिलाह देगा। अरविंद के दिल में उनके लिए इतनी नफरत है, वो भी सिर्फ एक खजाने की वजह से। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि नकुल की आवाज़ उनके कानों में सुनाई देती है। नकुल आगे कहता है, डोंट वरी डैड, आप फिक्र मत कीजिए, हम उस शिशिर से आपकी हर बेइज्जती का बदला लेंगे। आप भूल गए क्या, वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी कि उसकी प्यारी बेटी अनन्या को खुद हमारे हवाले करने जा रहा है। अब उसकी बेटी खुद हमें उस खजाने तक भी पहुंचाएगी, फिर हम उसकी वो हालत करेंगे कि वो खुद अपने बाप के पास जाकर उसकी ये कंपनी, पैलेस और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सब हमारे नाम करवा देगी। हम उस अनन्या की वो हालत करेंगे कि वो एक दिन खुद अपने हाथों से अपनी जान ले लेगी। वो दोनों बाप बेटे इस बात पर शैतानों की तरह हंसने लगते हैं। शिशिर जी से उनकी बातें अब और सहन नहीं हो रही थी। वो वहां से तेज कदमों से निकल जाते हैं। उन्हें अब तक यकीन नहीं हो रहा था वो दोस्त जिस पर उन्होंने इतना भरोसा किया था वो उनसे इस हद तक नफरत करता है कि उन्हें तड़पाने के लिए उनकी बेटी को तकलीफ देने से पीछे नहीं हटेगा। फिर उन्हें याद आता है कि वो अभी क्या करने जा रहे थे।
वो अपनी जान से प्यारी फूल सी बच्ची अनन्या को इन दोनों राक्षसों के हवाले करने वाले थे। आखिर क्या गलती है उनकी बेटी की जो हर कोई उसकी जान के पीछे पड़ा रहता है? बस यही कि वो उनकी बेटी है। शिशिर जी ये सब सोचते हुए बेसुध होकर चल रहे थे, तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, उनका गला सूख रहा है, उनकी सांसें तेज हो रही है और उनके सीने में हल्का हल्का दर्द उठ रहा है। शिशिर जी के कदम लड़खड़ा रहे थे, पर वो किसी तरह गार्डन तक पहुंच जाते हैं। सब उन्हें वहां अकेला आया हुआ देखकर सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगते हैं, पर इससे पहले कोई उनसे कुछ कहता वो अगले ही पल मुंह के बल जमीन पर गिर जाते हैं। सबके मुंह उन्हें ऐसे देखकर खुले के खुले रह जाते हैं। अनन्या जो अब तक वहां बुत बनी बैठी थी, अपने पापा को ऐसे देखकर उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। वो सब कुछ छोड़कर दौड़ते हुए उनके पास जाती है। समर, किशन, रिंकू और ऋषभ भी तेज कदमों से शिशिर के पास चले जाते हैं। अनन्या उनके पास जाकर उनके गाल थपथपाकर कहती है, पापा 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 क्या हुआ आपको? उठिए उठिए ना पापा। पापा, किशन रिंकू से कहता है। रिंकू, गाड़ी निकालो जल्दी, हमें सर को हॉस्पिटल ले जाना होगा। रिंकू जल्दी से गाड़ी निकालने के लिए वहां से चला जाता है। समर, जो कि अभी ये सब देख रहा था, वो एक झटके में शिशिर जी को उठाकर उन्हें अपने कंधों के सहारे वहां से ले जाने लगता है। अनन्या भी उनका दूसरा कंधा पकड़कर उन्हें सहारा देती है। कुछ देर बाद वो सब हॉस्पिटल के कॉरिडोर में होते हैं। ऑपरेशन थिएटर में शिशिर का ऑपरेशन चल रहा होता है। ये हॉस्पिटल शिशिर का ही था, इसलिए इस फ्लोर को खाली कर दिया गया था। अनन्या ऑपरेशन थिएटर के बाहर रखी बेंच पर बैठी सुबक रही थी। उसकी हालत खराब थी। उसके बगल में बैठी यामिनी उसे दिलासा दे रही थी। समर, रिंकू और किशन भी कुछ दूरी पर खड़े डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। रेणुका और ऋषभ भी वहीं मौजूद थे। वैसे तो वो भी चेहरे से शिशिर के लिए काफी फिक्रमंद लग रहे थे, पर अंदर से वो दोनों ही खुश थे। उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा अपने आप उनके रास्ते से जो निकल रहा था। शिशिर के बाद उनका बिजनेस और प्रॉपर्टी सब कुछ अब ऋषभ का ही होना था। रही बात अनन्या की, तो वो उसे कभी भी रास्ते से हटा सकते थे। तकरीबन 3 घंटे बाद ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुलता है। सारे डॉक्टर्स बाहर आ जाते हैं। कॉरिडोर में मौजूद सब तेज कदमों से उनकी तरफ चलकर आते हैं और उनका रास्ता घेर लेते हैं। उनमें से एक डॉक्टर, जो सबसे ज़्यादा अनुभवी डॉक्टर थे, वो अपने चेहरे से मास्क उतार देते हैं। अनन्या उन्हें अच्छे से जानती थी। वो उसके पापा शिशिर के फैमिली डॉक्टर थे। अनन्या तेजी उनके पास जाकर रुंधी हुई आवाज़ में कहती है, अंकल अंकल, पापा को क्या हुआ? पापा पापा ठीक तो है ना? डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, हाँ, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। अभी तो वो खतरे से बाहर है, बट बी केयरफुल। कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा तो आप लोग उनसे मिल सकते हैं, पर हाँ, इस बात का ख्याल रखिए कि कोई भी उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे वो स्ट्रेस फील करे। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। पापा को हार्ट अटैक आया है, ये सुनकर अनन्या का तो दिल ही मुंह में आ गया। वो उनके बिना अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा को अचानक हार्ट अटैक कैसे आ गया। वो तो उसकी सगाई से कितना खुश थे। कुछ देर बाद शिशिर को उनके वार्ड में होश आ जाता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि अनन्या और यामिनी उनके सिरहाने बैठी उनके होश में आने का इंतजार कर रही है। उनके उस सफेद पड़े चेहरे पर भी अपनी उस फूल सी बच्ची को देखकर एक मुस्कान तैर जाती है। अनन्या अपने पापा को होश में आया देख उनका एक हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, पापा, आपको क्या हो गया था? पापा पापा आप वादा करो कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे, है ना पापा? शिशिर जी एक हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी कमजोर आवाज में कहते हैं, क्या हुआ प्रिंसेस, क्या आप डर गई अपने पापा को ऐसे देखकर? अनन्या रोते हुए ही गुस्सा से कहती है, पापा, अगर आपने ऐसा मजाक अगली बार कभी किया ना हमारे साथ तो देख लेना, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। ये कहकर वो फिर से रोने लगती है। शिशिर अपने कमजोर हाथों से उसके आंसू साफ करके कहते हैं, ओके प्रिंसेस, हम नहीं करेंगे ऐसा मजाक कभी, अब आप रोना बंद कीजिए। शिशिर जी की ये बात सुनकर अनन्या अपना रोना किसी तरह बंद कर देती है। शिशिर जी यामिनी की तरफ देखकर कहते हैं, यामिनी बेटा। यामिनी उनके मुंह से अपना नाम सुनकर उनके करीब आती है। शिशिर उसे देखकर कहते हैं,
अनन्या को हॉस्पिटल के कैंटीन में ले जाओ और इसे कुछ खिला देना, और हाँ, समर को भी साथ ले जाना। अनन्या उनकी इस बात पर उन्हें अपनी नम आंखों से देखने लगती है। वो खुद इस हाल में है और ऐसी हालत में भी पहले उन्हें उसकी ज़्यादा फिक्र है। अनन्या पहले तो जाने से इनकार कर देती है, पर शिशिर ने सख्ती दिखाई तो उसे मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के कैंटीन में एक राउंड टेबल पर अनन्या, यामिनी, समर, रिंकू बैठे हुए थे, पर कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। किसी ने अब तक अपने सामने रखे खाने में से कुछ नहीं खाया था, किसी का भी मन नहीं था कुछ खाने का। रिंकू, जो कि वैसे तो खाने का शौकीन था, पर आज उसके भी गले से एक भी निवाला नहीं उतर रहा था। शिशिर वैसे तो हमेशा उस पर काफ़ी गुस्सा करते, पर आज उसका मन उनकी डांट सुनने का कर रहा था। समर अनन्या को देख रहा था, जो बेसुध होकर वहां बैठी थी। उसकी आंखें रोने की वजह से सूज गई थी। ना जाने क्यों समर का दिल उसके आंसू पोंछने का कर रहा था। उसे अनन्या से कहना था कि सब ठीक हो जाएगा, पर वो अभी कुछ नहीं कह पाता, उसके पास ये हक नहीं था। यामिनी अनन्या के एक हाथ पर हाथ रखकर उसे खाने का इशारा करती है, पर अनन्या बुझे मन से कहती है, नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लो। सब उसकी आवाज़ से ही उसकी उदासी का अंदाज़ा लगा सकते थे। इस बार समर की आवाज़ अनन्या के कानों में सुनाई देती है, अनन्या, एक बार तुम्हारे पापा का तो सोचो, उनकी खुद की क्या हालत है इस वक्त। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम ना तो कुछ खा रही हो और ना ही किसी से बात कर रही हो, तो उन्हें कैसा लगेगा। अनन्या और बाकी सब समर को देखते ही रह जाते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि समर भी अनन्या को आगे से आकर पैम्पर करेगा। अनन्या उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखकर हल्का मुस्कुराती है। उसके दिल को बहुत सुकून मिला। समर की ये बात सुनकर वो अपनी प्लेट में रखा खाना खाने लगती है। उसे देखकर बाकी सब भी खाना खाने लगते हैं। शिशिर के वार्ड में शिशिर एक टक सीलिंग को देखे जा रहे थे। उनके मन में काफ़ी सारे सवाल थे। सब आखिर उनकी अनन्या की जान के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। आखिर उसकी गलती क्या है, यही कि वो उनकी बेटी है। आखिर वो अनन्या को इन सब से कैसे बचाए। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि उनके वार्ड में अरविंद, नकुल और गायत्री आ जाते हैं। शिशिर जैसे ही उन तीनों को देखते हैं, उनका खून अंदर तक खौल जाता है। ये तीनों उनकी बेटी का सौदा ऑस्टिन से करने जा रहे थे, और ये अनन्या का इस्तेमाल करके उनका सारा बिजनेस भी हथियाना चाहते थे। उनका मन तो कर रहा था कि इन तीनों को अभी यही जिंदा गाड़ दे, पर वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करते हैं। अरविंद शिशिर के बेड के पास आकर उनकी फिक्र करने का नाटक करते हुए कहता है, शिशिर, मेरे भाई, क्या हो गया तुझे। ये सब अचानक कैसे हुआ। तू ठीक तो है। अचानक तुझे ये हार्ट अटैक क्यों आया। शिशिर जी उसका वो नाटक अच्छी तरह से देख रहे थे और समझ भी रहे थे, पर वो भी अपने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने देते। वो भी नाटक करते हुए कहते हैं, वो मेरी एक फॉरेन क्लाइंट के साथ इम्पोर्टेंट डील कैंसिल हो गई थी। इस डील के लिए मैंने दिन रात काफ़ी मेहनत की थी। पर अरविंद उनकी बात काट कर कहता है, बस इतनी सी बात। फिर वो अपने माथे पर एक चपत मार कर कहता है, ये सब तो बिजनेस में चलता रहता है, इसमें नया क्या है। तू भी ना शिशिर, आज कितनी खुशी का मौका था और तूने। अच्छा चल, अब तू आराम कर और ठीक हो जा। फिर हमें नकुल और अनन्या की शादी भी बड़ी धूमधाम से करवानी है। शिशिर जी उसकी ये बात सुनकर अपने मन में कहते हैं, मैं और अपनी अनन्या को तेरे जैसे आस्तीन के सांप के घर भेजूं। इससे अच्छा मेरी बेटी सारी उम्र कुंवारी बैठ जाए। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।